वेलकम टू प्रेप ज्ञान ऑनलाइन लर्निंग। प्रेप ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अनुपम मिश्रा। आज की क्लास जो आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो करंट में आपकी एमटी में लाइन अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके कोर्स को ध्यान में रखते हुए यह आपका इनिशियल एक आपके लिए एक सिलेबस कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हुए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसका सिलेबस होता है। अगर उस सिलेबस को सही प्रकार से आप समझेंगे तो आपके लिए तैयारी करना आसान होगी और आपको सफलता मिलेगी। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ ओवरव्यू सिलेबस को एक बार देखते हैं। लाइन अटेंडेंट जो आपका एमपी में जगह निकली हुई है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके लिए चलिए सिलेबस को देखेंगे। कुछ सिलेबस में जो आपका पहले जो एग्जाम हुए हैं उनके कंपैरिजन में ये सिलेबस कुछ अलग है, और अलग होने का मेन रीजन आपको भी समझ में आएगा जो आपके सामने मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले आपको समझना है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको दो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है और टॉपिक है उनको पढ़ना होगा। पहला आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम ईडी कहते हैं, और दूसरा जो है वो WCS के नाम से भी आप जानते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपका जो है साइंस। ये आपका जो दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, जिसके कारण सिलेबस जो है आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, इन दोनों सिलेबस को अलग से सबसे पहले आपको समझाएंगे। उसके बाद जो आपका सिलेबस है, जो टेक्निकल का जो पार्ट है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा कहां पर किस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा जो पार्ट है वो आपका ईडी और WCS है। तो ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम होते थे, जो आपके लाइनमैन के एग्जाम होते हैं, उनमें आप इन सिलेबसों को नहीं देखते। ये जो सिलेबस के पार्ट है ये आपके सेपरेट हुआ करते थे, लेकिन कंडीशन ये है कि अभी जो सिलेबस आपका है, ये दोनों टॉपिक इसमें ऐड किए हुए हैं। इनका जो स्टैंडर्ड जो बनाया गया है वो आपका डीजीटी का जो सिलेबस है, ITI डीजीटी का जो सिलेबस है, उसके अनुसार इस सिलेबस को आपको पढ़ना है। तो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होंगे आपका ईडी में और WCS में। तो देखिए कैसे। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपको सबसे पहले समझना है ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर आपको क्या होगा कि आपका साइज है, लेआउट है, उसके बाद आप टाइटल ब्लॉक है, ये सारे आपको पढ़ना है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आपका जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके यूज होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें सिलेबस बड़ा है तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। इसीलिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है आपको सिलेबस बताने का कि आप अपने सिलेबस को जाने और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को करें। ठीक है, जो आपको कोर्स मिलेगा, ये कोर्स आपको इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे आपको मिलेंगे, जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी आपको क्लियर हो पाएगा। तो ठीक है, फिर दूसरा आपका जो पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट नंबर का पॉइंट था इसमें, ये सेकंड नंबर का है, जिसमें आप फ्री हैंड ड्राइंग। अब फ्री हैंड ड्राइंग किसकी करना है भाई? ज्योमेट्रिकल फिगर है, ब्लॉक्स है, डायमेंशन है, जिससे आप लेटरिंग की बात करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड ड्राइंग एंड हैंड टूल्स, ये सारे आपको टॉपिक इसी में मिलेंगे, जिसको आप देख रहे हैं फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ। ठीक है, ये सारे आपके जो है सब टॉपिक मान सकते हैं। फिर तीसरा नंबर आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिगर क्रिएट करना होगा, जैसे आप एंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, लेटरिंग भी आपको बताया, आपके इटैलिक लेटर हो गए, सिंपल आपके हो गए, कोडिंग वाले लेटर हो गए, सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें, क्योंकि आपका ये सिलेबस का पार्ट है। इसके अनुसार ही आपको अपनी स्टडी को आगे रन करना होता है। ठीक है भाई, इसके आगे चलते हैं। आगे आपका जो सिलेबस का पार्ट है, इसी में ही आप देखेंगे ये आपका डायमेंशन प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है? एरो हेड के बारे में आपको जानना है। ये पूरा सिलेबस एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। डीजीटी ITI का जो सिलेबस डिफाइन है, जो आप स्टैंडर्ड सिलेबस होता है ITI का, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम पेपर सेट होगा। तो इसलिए आपका जो सिलेबस है आपको स्टैंडर्ड सिलेबस से आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं आधा अधूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको आगे जाके फिर प्रॉब्लम आएगी। तो टोटल आपको सिलेबस कवर करना होगा। इसीलिए इस बार का जो लाइनमैन की वैकेंसीज आई हुई है, इसमें सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भाई कैसे? तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ई के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो लेटरिंग है या इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो भी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल,
यूज इन रिलेटेड ट्रेड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल आपको दिया गया है। अब रिलेटेड ट्रेड का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर ये जगह फिटर से आई होती तो फिटर में भी जो आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो उसके लिए आपको करना होता है, क्योंकि ये डीजीटी का सिलेबस है, सारी ट्रेड के लिए कॉमन बनाया जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है रिलेटेड ट्रेड आ गई बात, ठीक है। फिर उसके बाद आई रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। किस तरीके से सर्किट डायग्राम को पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको सिंबल दे दिया, अगर सपोज दैट आपके सामने ये सिंबल बना हुआ है, कह दिया भाई इसका क्या आपका मीन्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपको बताना होगा। तो यही आपको दिखा हुआ है कि रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन। फिर उसके बाद आया रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लेआउट। लेआउट का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज दैट आपको 33 केवी आपको सब स्टेशन के बारे में बात है और सब स्टेशन आपको अगर रीडिंग करने के संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी आप स्टडी इसमें करेंगे, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लेआउट, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ गया सिंबल और साइन कन्वेंशन के बारे में, बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आपने देखा होगा, कैपेसिटर है ना, बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक या साइन कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये भी आपका इसी का पार्ट है। रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम एंड रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम, ड्राइंग द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पार्ट में थोड़ा सा आपको कोड कर देता हूं जिससे आपको बेहतर मालूम हो सके। अर्थिंग रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अभी आपको मैं जब टेक्निकल सिलेबस के बारे में बताऊंगा तो उसमें अर्थिंग का एक अलग सेक्शन दिया हुआ है। ये अर्थिंग का जो सेक्शन है ये यहां से आपको क्लियर हो पाएगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा। ये अर्थिंग डायग्राम आपका लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक पाइप एंड प्लेट अर्थिंग। ये टाइप ऑफ अर्थिंग के अंदर आपको आप भी पढ़ना है। यहाँ आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, अगर आप डायग्राम के द्वारा समझ लेंगे तो आपको वहां पर आपको आसानी हो पाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ये भी आपका देखिए दोबारा से आपका ये इसी का जो डायग्राम दिया हुआ है, किस तरीके से आप अर्थिंग करते हैं वो आपको पूरा सिस्टम पूरा समझना होगा, क्वेश्चन उसमें से फ्रेम होंगे। फिर आया ड्राइंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट ट्रेड्स। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई है क्योंकि आपको मेजरमेंट के लिए भी उसमें आपको पढ़ना होगा टेक्निकल में, लेकिन आपको यहाँ ग्राफिकली या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपको ये ट्रेड के बारे में भी जानना होगा, ठीक है भाई। चलिए ये पूरा सिलेबस आपको फिर रिपीट कर देता हूं, जो पीछे आपने यहां तक सिलेबस देखा ये पूरा सिलेबस आपका किसका था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है, यहाँ पर ईडी का सिलेबस, ठीक है। जो डीजीटी जो आईटीआई के लिए डिजाइन करता है सिलेबस, उसी की साइड का ये सिलेबस है। तो आपके लिए स्टैंडर्ड यही माना गया है, आपकी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सिलेबस का स्टैंडर्ड यही डिफाइन किया हुआ है कि आपको एज पर डीजीटी जो आपकी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को देखना होगा। तो डब्ल्यूसीएस और ईडी आपको अलग से देखना होगा क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। अभी हम जब सिलेबस की तरफ चलेंगे, ये भी आपका ईडी और डब्ल्यूसीएस का सिलेबस अभी आपको क्लियर कर रहे हैं। जब आप टेक्निकल सिलेबस देखेंगे तो उसी के नीचे ही आपको ये सेक्शन दिया होगा, जब आप देखेंगे तो वो सिलेबस आपको अलग से कवर करना होगा, जिसको मैं आपको बता, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए। चलिए भाई अब आ जाते हैं आपका यहां से जो सेक्शन स्टार्ट हुआ, ये सेक्शन आपको क्या बता रहा है, डब्ल्यूसीएस के बारे में, डब्ल्यूसीएस के बारे में बता रहा है, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये आपका टोटल जो यहां से जो आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, जो स्लाइड आपके सामने अभी करंट में है, ये आपको बता रही है डब्ल्यूसीएस के बारे में। तो डब्ल्यूसीएस में आपको देखिए क्या क्या पढ़ने को भाई जरूरी है। डब्ल्यूसीएस में आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, वो मैथमेटिक्स आपको कहां पर हेल्प करेगा, जब आप नॉन टेक्निक जो आपको नॉन टेक्निकल जब आप देखेंगे 60% जो पार्ट है वो आपको टेक्निकल है और 40% पार्ट आपका नॉन टेक्निकल है। ये पार्ट किसका भाई, टेक्निकल की बात है, ठीक है। ये पार्ट आपका टेक्निकल का था और ये किसका था, नॉन टेक्निकल का, ठीक है। अब आप नॉन टेक्निकल में क्या देखेंगे, मैथ्स आएगा आपका और रीजनिंग आएगा। तो ये मैथ का जो पार्ट है वो यहां पर आपको हेल्प करेगा। जो आप डब्ल्यूसीएस में पढ़ेंगे कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैथ के ही होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन या एक टॉपिक पढ़ने से आपको दोनों जगह हेल्प होगी, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए कैसे, तो आपका यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर का टॉपिक इसको दे देते हैं यूनिट एंड फ्रैक्शन। तो ये आपको भाई क्या है, यूनिट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, ये भी आपका सीएस का ही पार्ट है, मतलब साइंस का पार्ट है। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम आ गया, फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई, एफटीएस है, सीजीएस है, ये सिस्टम है सारे, एसआई यूनिट है, ठीक है। फिर उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स एंड कन्वर्जन। तो यहाँ ये पार्ट अगर हम इस पार्ट को अगर हम कोड कर देते हैं तो ये आपका कंप्लीटली जो है वो साइंस से रिलेटेड पार्ट है, ये साइंस से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन आ गई आपकी, वर्कशॉप कैलकुलेशन आप देखिए कहां से आ गई, ये देखिए फैक्टर आ गया, एचसीएफ है, प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड, फ्रैक्शन है, एडिशन है, ये सारे आपको देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्लियर हो पाएगी।
ये जो पार्ट आप देखेंगे यहां से, ये आपका क्या है, कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट है, ये आपका कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हुआ। तो ये पहला पार्ट आपका, पहला जो आपका जो सेक्शन दिया हुआ था ये आपका साइंस से रिलेटेड आपका पोर्शन था, और यहाँ पर आपका जो सेकंड मैंने पैराग्राफ बनाया, यहाँ से सेकंड नंबर दे देते हैं, ये आपका कैलकुलेशन रिलेटेड आपका देखिए पार्ट है। इसमें फैक्टर है, एचसीएफ है, एलसीएम है, फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, ये सारे आपके बहुत बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं, जो क्वेश्चन आपने आईटीआई लेवल के डब्ल्यूसीएस में पढ़े हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ के बाद आप देखते हैं, यहाँ के बाद आप देखते हैं इसके आगे का जो सेक्शन है वो भी आप देखिए, ये पूरा कंप्लीट जो है वो कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट है। आपने देखा होगा वो स्क्वायर रूट आया, रेशियो है, प्रोपोर्शन परसेंटेज है। अब इसमें देखिए इसके सब टॉपिक उन्होंने बता दिए भाई, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या, सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग कैलकुलेटर है, एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारे आप देखिए, ये ज्योमेट्री का पार्ट आया, पाइथागोरस थ्योरम है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है, किसका पार्ट आ रहा है भाई, कैलकुलेशन रिलेटेड पूरा पार्ट यहाँ पर कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा है। और कैलकुलेशन मीन आपको क्या समझना है, मैथ्स की बात आ रही है। तो मैथ्स आप कब पढ़ेंगे, जब आपको नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल का परसेंटेज कितना, 40%। 40% में आपका मैथ भी आएगा प्लस रीजनिंग भी आएगी। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपको हेल्प करेगा। स्क्वायर रूट आपने देख लिया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन का आ गया अपने पास, ये भी आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आगे आपका परसेंटेज में आ गया। चलिए ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जो सेक्शन आपको देखेगा ये साइंस से रिलेटेड सेक्शन है, जिसमें आप मटेरियल पढ़ेंगे, मास, वेट, वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। ये साइंस की बात है, ये साइंस है। इसमें मटेरियल साइंस में आप क्या पढ़ेंगे भाई, मेटल है, फिर उसके बाद आप देखेंगे फेरस है, नॉन फेरस मेटल आ गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे आयरन, उसका क्लासिफिकेशन, तो उस क्लासिफिकेशन में आप कास्ट आयरन है, बहुत सारे इसके पार्ट है, वो भी देखेंगे। फिर यहाँ पर आता है मास, वॉल्यूम, वेट और डेंसिटी, ये भी आप देखेंगे। तो ये एक साइंस का इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक दिए हुए हैं। ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। जब आप 10th में आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आईटीआई के आपने साथ में डब्ल्यूसीएस पढ़ा होगा, ये उसी पार्ट का सिलेबस है। फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है, जो डीजीटी जो आईटीआई सिलेबस आपको डिफाइन किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये सेक्शन आपके एग्जाम में इस बार सिलेबस के साथ ऐड होके आए हुए हैं, डब्ल्यूसीएस और ईडी। ये आपको अलग से पढ़ने को मिलता है, लेकिन इस बार जो है आपका जो एग्जाम हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा इसका महत्व है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिलेबस को बनाता है। आपने अभी तक टेक्निकल एग्जाम के साथ आपने तैयारी की होगी, टेक्निकल आप सिलेबस को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन पढ़ते हैं, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ में जो अभी करंट में जो वैकेंसी आई हुई है एमपी में, तो उसके लिए आपको ये सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टोटल पार्ट आपका साइंस का था। इसके बाद आ जाते हैं भाई, ये भी आपका देखिए साइंस का पार्ट है, हीट एंड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर में आपको पता है भाई क्या की कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है, टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ हीट है, डिफरेंस बिटवीन हीट, टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, पूरा कंप्लीट हीट के बारे में बात की। ठीक है, फिर उसके बाद अब स्केल्स की बात कर लेते हैं। सेल्सियस आ गया, फॉरेनहाइट है, केल्विन है, कन्वर्जन कैसे करते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कैसे करेंगे, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे करेंगे, आप ओवरऑल कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हीट टेम्परेचर में आ गया, टेम्परेचर मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको बताना होगा, देखना होगा। फिर टाइप ऑफ थर्मामीटर आ गया, पायरोमीटर आ गया, ट्रांसमिशन ऑफ इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट आ गया, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये मेथड्स हैं आपके ट्रांसमिशन ऑफ हीट के। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, यहां तक का जो पार्ट है, मैं एक बार इसको कोड कर देता हूं। यहां आपका जो पार्ट था, यहां तक ये जो आपका टोटल पार्ट है, ये आपका साइंस का पार्ट था। ठीक है, ये आपका साइंस रिलेटेड पार्ट है, क्योंकि आपने क्या देखा, डब्ल्यूसीएस, डब्ल्यूसीएस आपको बताया। तो डब्ल्यूसीएस का मतलब आपको फिर एक बार बता देता हूं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो ठीक है, आपका ये वाला पार्ट जो था वो साइंस से रिलेटेड था, एस बना दिया गया है। यहां पर आपकी जो दो सेक्शन है, ये मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन आपको पता है 10th में आपने पढ़ा होगा, आईटीआई में आपने डब्ल्यूसीएस पढ़ी तो उसमें भी पढ़ा होगा। मेंसुरेशन में आप क्या पढ़ते हैं भाई, एरिया पढ़ते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पढ़ते हैं, जिसको सीएसए बोलते हैं, टीएससी बोलते हैं, ये सारे आपने पढ़ रखे होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा अच्छा करना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, रेक्टेंगल आ गया आपका, पैरेललोग्राम एरिया, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। सरफेस एरिया बताया मैंने आपको, वॉल्यूम है, सॉलिड्स में क्यूब हो जाएगा, क्यूबोर्ड, सिलेंडर, स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, ये सारे आपके वो टॉपिक हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखे हैं।
लेकिन अब सिलेबस आपका इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जो आईटीआई का सिलेबस है बीसीटी का, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड माना गया है, तो वो आपको सिलेबस पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं ये वाला पार्ट भी आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं यहां से कंप्लीट ये कैलकुलेशन का पार्ट है। भाई कैलकुलेशन क्यों, किसका मतलब ये हुआ मैथमेटिक्स से रिलेटेड पोर्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका एंगल का मेजरमेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, टेबल में आपने देखा होगा वैल्यूज आती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। किस तरीके से एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे सपोज ये क्वेश्चन ले लिया sin 75 अपॉन cos 45, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए टोटल आपका जो यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है, ये पूरा सेक्शन जो है यहां तक आप देखेंगे, ये पूरा आपका कैलकुलेशन रिलेटेड है। ये कैलकुलेशन है मैथ्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आ गया। इलास्टिसिटी ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट यहां से मैं इसको अलग सेक्शन कर देता हूं, ये आपका साइंस से रिलेटेड पोर्शन है। ये आपका साइंस से रिलेटेड पोर्शन है। ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस, ये दोबारा से आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। भाई प्रॉफिट लॉस किस में आ जाएगा, कैलकुलेशन में आ जाएगा, मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, तो इस सिलेबस में आपने देखा है कि जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अरे भाई कैसे, क्योंकि आपका नॉन टेक्निकल जो पार्ट है आपके एग्जाम का 100% जो वेटेज है, 100% जो वेटेज है, इस वेटेज का आपको 60% तो टेक्निकल सेक्शन में से आपको पढ़ना होगा, 60% टेक्निकल सेक्शन से, और 40% नॉन टेक्निकल सेक्शन से। नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपको मैथ और रीजनिंग तैयार करना होगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो जीके का भी सिलेबस आपके लिए बताएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सिलेबस को जब अच्छे से समझ लेंगे आपको तैयारी करना आसान हो जाएगी। जो आपको कोर्स आपको जो दिया जा रहा है, उस कोर्स में भी आपको क्लियर हो पाएगा कि हम कितना परसेंटेज कवर कर चुके हैं, किस तरीके से हम अपने स्टडी को प्लान करें जिसके हम सक्सेस की ओर जा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन रिलेटेड पोर्शन था। आगे चलते हैं भाई, आगे आप देखिए, फिर ये भी आपका देखिए पोर्शन यहाँ पर आया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसमें क्या भाई बताया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सिंपल एस्टिमेशन, रिक्वायरमेंट, मटेरियल, एप्लीकेबल ऑफ द ट्रेड। अब आप देखिए ये चीज कहां से आ गई भाई, ये आपका जो पोर्शन है ये आपका रिलेवेंट ब्रांच से रिलेटेड पोर्शन है। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के लिए दे रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड आपको बताना है कि भाई कॉस्टिंग किस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि WCS का ही पार्ट है तो ये आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए यहां से जो आपके टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये कंप्लीटली टेक्निकल सिलेबस है। इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है, ईई बोल सकते हैं, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसमें आपका कोई भी सेक्शन, इसको मैं अलग से अगर कोड कर दूं तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका पहला सेक्शन है, ये आपका दूसरा, ठीक है, 7 आपके टॉपिक हैं। इन टॉपिकों को अच्छे से आपको देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। और इसके अंदर से भी मैं आपको एक नंबरिंग डिसाइड कर देता हूं, उस ऑर्डर से आप अगर पढ़ेंगे तो आप इस 60% जो आपका टेक्निकल सेक्शन है, उस टेक्निकल सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर का जो मार्क्स आपको मिलने वाला है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है 60 और 40% का रेशो रहने वाला है। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसमें आपको यहां ध्यान रखना है, एक WCS जो आपने पढ़ लिया, और यह आपका था प्योर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन की बात है। ठीक है, WCS के अंदर आपने क्या देखा भाई, एक तो आपने ED देखा और दूसरा पार्ट आपने क्या देखा, साइंस का देखा। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन का जो पार्ट है यहां पर ये कनेक्ट हो गया, तो इसको ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए कैसे। तो पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डीसी मशीन में आपको पता है, डीसी मशीन में आप क्या पढ़ते हैं, जनरेटर पढ़ते हैं, मोटर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर भी पढ़ने को मिलता है। ये टोटल आपका जो कंपोजिशन है वो आपका डीसी मशीन के अंदर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद इंडक्शन मोटर में आपको क्या पढ़ना होता है, इंडक्शन मोटर में आपको पढ़ना होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं आप, फिर उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेटर आ जाता है। ये आपके 4 सेक्शन इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि जो आपकी मशीन है, मशीन आपकी एसी भी है और डीसी भी, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डीसी मशीन है ये। ठीक है, और ये आपकी इंडक्शन मशीन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये एसी मशीन भी कहलाती है, आपको याद रखना है। तो अगर किसी बच्चे ने
एसी और डीसी दोनों मशीनों को तैयार कर लिया, अच्छे से देख लिया, जो क्वेश्चन से सारे कवर कर लिए, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो आपको इतना समझ लेना है कि आपकी सक्सेस होने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। आप आईटीआई लेवल से लेकर अगर आप गेट लेवल तक भी जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो मशीन होता है और दूसरा होता है पावर सिस्टम। लेकिन पावर सिस्टम का इसमें आपको ऑप्शन नहीं लेना है, पावर सिस्टम आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, हायर लेवल का पार्ट हो गया। तो यहां पर आपको केवल मशीन का जो पॉइंट दिया हुआ है उससे आपको देखना है कि आपको किस तरीके से कवर करना होगा। तो इसलिए मैं इनको फर्स्ट रेटिंग देता हूं। ये आपका पहला नंबर जो है, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका फर्स्ट नंबर और ये भी फर्स्ट नंबर। अरे भाई दोनों को सेम क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको कंबाइंड करके बताया, अगर आप एसी और डीसी दोनों मशीनों को तैयार कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा वेटेज कवर होगा एग्जाम में, क्योंकि आप अच्छा अटेंड कर पाएंगे एग्जाम। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम दूसरा जो नंबर देते हैं, ये फर्स्ट नंबर आपका फर्स्ट हो गया। फिर दूसरे नंबर की तरफ हम जाएंगे तो आपका सेकंड नंबर का पार्ट हम देंगे मेजरमेंट को। ठीक है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को, ये सेकंड नंबर का पार्ट है, इसको उसके बाद तैयार करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं आपका थर्ड नंबर का पार्ट है वायरिंग, उसके बाद फोर्थ नंबर का आपका अर्थिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे फिफ्थ नंबर पे कंपोनेंट, और लास्ट में आप देखेंगे लास्ट में आपका जो पार्ट है उस पार्ट की तरफ चलेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका 6 नंबर का पार्ट। ठीक है, केबल्स के बारे में ये ऑर्डर आपको इस तरीके से, आपको एक सुटेबल ऑर्डर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर टेक्निकल सेक्शन में अगर आप जाएंगे 60% जिसका वेटेज है, उस वेटेज में आपको WCS और दूसरा जो आपको पार्ट है टेक्निकल, प्योर टेक्निकल जो सेक्शन है जिसको हम इलेक्ट्रीशियन के फॉर्म में जानते हैं, उसमें आपको ये 7 जो टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें आपको 6 मैंने रेटिंग दी हुई है। कैसे आपको ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका इसको भी बंद दे दिया, इसको भी बंद दे दिया। इसलिए दिया भाई 1, क्योंकि मशीन को हम सिंगल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। आपका एसी और डीसी दोनों मशीनों को आपको कवर कराएंगे। पहले हम डीसी मशीन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एसी मशीन। कंप्लीट आपका एक सिनेरियो तैयार हो जाएगा कि आपने मशीन को कंप्लीट कर लिया है। अगर मशीन की बात आपसे कोई कर देता है भाई, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एसी मशीन भी कवर कर चुके हैं और डीसी मशीन भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सेकंड ऑर्डर जो दिया हुआ है वो मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट को दिया हुआ है। थर्ड नंबर पे हम वायरिंग की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आपको अर्थिंग बताया, अर्थिंग में आपको अभी बताया हुआ था, ईडी में आपको एक सेक्शन बताया, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ये आपको क्लियर वहां पर फिगर के द्वारा क्लियर हो पाएगा। कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नीड ऑफ अर्थिंग, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जब कोर्स आप जब कवर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऑर्डर डिसाइड किया, उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी ऑर्डर से जाएंगे क्योंकि आपको पता है भाई सिलेबस का 60% पार्ट जो है उसमें से आपको WCS और आप जो पढ़ते हैं WCS का जो पार्ट है और इलेक्ट्रीशियन, ये आपको पढ़ने को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WCS का मैंने आपको डिटेल में बता दिया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको जानना बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये पहले सिलेबस में कवर नहीं होता था, सेक्शन अलग होता था। यहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो सिलेबस को जो डिफिकल्ट बनाने का जो काम किया है वो WCS ने किया है। तो आपके पास सॉल्यूशन भी है उसका, डिफिकल्टी से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन आपके पास है कि आप इसको पढ़ेंगे, डिटेल में आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपका WCS का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, टेक्नीशियन का आपको बताया, इलेक्ट्रीशियन के बारे में आपको कवर कर दिया। अब हम बात करते हैं जो आपका 40% पार्ट जो नॉन टेक का आने वाला है, नॉन टेक्निकल का, उसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। आप मैथ्स भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे और जीके भी देखेंगे। तो उस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और बेहतर क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आता है आपका यहाँ पोर्शन आपको कौन सा आने वाला है, ये वो पोर्शन है जो आपको 40% वेटेज देगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये 40% जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आपको सबसे पहला जो आपका है वो जीएस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे मैथ आएगा, फिर आपका रीजनिंग आएगा। ये सेक्शन आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जनरल अवेयरनेस जो है ये भी 2 सेक्शनों में डिवाइड की गई है, क्योंकि आप देखेंगे पहला तो आपका आ जाएगा वर्ल्ड का और दूसरा आ जाएगा स्टेट का। अब स्टेट किसके लिए आएगा कि तो आप मालूम है जब एमपी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस किसके बारे में मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की आपको जीके अच्छे से देखना है, करंट भी देखना है और आपकी जो हिस्ट्री है वो भी देखना है। इसमें क्या भाई स्पोर्ट्स भी देखेंगे, लोकेशन भी देखेंगे, रिवर भी है, बहुत सारे आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें बनेंगे जो स्टेट्स को आपको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि आपका एक तो वर्ल्ड लेवल का और दूसरा आपका स्टेट लेवल का। स्टेट में आपको एमपी की जीके को फोकस करना होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे
क्या लिखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया आपके पास, ज्योग्राफी आ गया, इंडियन हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सारे आपको देखने हैं, ठीक है। फिर इंसिडेंट आ गया इंडियन हिस्ट्री में आपका, ठीक है, ये सारे आपको टॉपिक क्लियर करना है। तो उसके बाद इकोनॉमिक है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये सब फिजिकल इकोनॉमी सारे आपको क्लियर करना है। ये किसकी बात आ रही है, वर्ल्ड लेवल की बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कोट कर देता हूं, वर्ल्ड लेवल की बात है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे या एनवायरमेंटल जो आपका सेक्शन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में, टॉप टू बॉटम तक कोई भी एग्जाम हो तो ये वाला सेक्शन बहुत आजकल आ रहा है। तो देखिए इसमें भी आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, उसमें आपको सारे सेक्शंस को देखना है, लिस्टिंग को देखना है, सारे आपको टॉपिक देखने की कौन कौन से आपके टॉपिक हैं उनको भी पढ़ना है। पॉल्यूशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर है, ये सारे आपको तैयार करने होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी जीके कौन सी है, ये आपकी एमपी की जीके है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, जो जीएस है, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, जीएस बोल सकते हैं, वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका वर्ल्ड का हो गया और दूसरा हो गया स्टेट का। अब स्टेट में आपको क्या करना है, एमपी का आपको तैयार करना है। अब एमपी में आपको देखिए क्या तैयार करना है भाई, मध्य प्रदेश की आपको ज्योग्राफी देखना है, हिस्ट्री देखना है, कल्चर देखना है, इकोनॉमी देखना है। करंट अफेयर में ये भी आपको एमपी से रिलेटेड देखना है, गवर्नमेंट स्कीम्स देखनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, करंट पॉलिटी है, क्या पॉलिटिक्स में है, करंट में गवर्नेंस है, आपका करंट इवेंट्स है ना, बहुत सारे आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं इसमें, वो आपको एमपी के रेस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पोर्शन है भाई, कंप्यूटर रिलेटेड पोर्शन है। इसमें क्या भाई, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए आईटी की, ठीक है, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट है, एमएस ऑफिस है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज आपको पूछा है। तो इसमें आपको इतना पार्ट तो बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल सबसे एलिमेंट्री जो आपको चीज है वो कंप्यूटर है। आप जनरली स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं शुरुआत से ही, तो ये आपको पता भी होगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा हाई करने की नीड नहीं है, ये आपको बहुत आसान टॉपिक है, आपको तैयार करना होगा, ठीक है। ये अवेयरनेस का ही पार्ट है, ठीक है। लास्ट में आपका जो पोर्शन दिया हुआ है ये देखिए, जनरल मैथमेटिक्स है और लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। अब लॉजिकल जो रीजनिंग आपको दी हुई है, इस रीजनिंग का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो टॉपिक आप जनरली देखते हैं, जैसे आपने ग्रुप डी की आपने तैयारी की होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग के टॉपिक देखने होंगे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप कोर्स इसको जब परचेज करेंगे, उस कोर्स में जब आप रीजनिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आपको एक अलग से सेपरेट आपको जो टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बताया जाएगा, वो आपका कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए, मैंने एक चार्ट आपके लिए बनाया जो डिस्कस किया, जिससे आपको सिलेबस के बारे में बेहतर समझ सकें। किसी भी एग्जाम को जब हम पढ़ते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट आपको जानना बहुत आवश्यक है कि आपका सिलेबस किस तरीके से है, क्या आपको प्लानिंग रखनी है, किस तरीके से आपको अपना अप्रोच रखना होगा जो सिलेबस को अच्छे से कवर कर सके। तो उम्मीद करते हैं आपका जो सिलेबस का सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप सेक्शन को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।